Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज की हिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्वराज માટે संघर्ष, उसमें नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के जो भी डिटेल्स है उसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। शुरुआत करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेसी वज़राए काबीना की तख्लीक। कांग्रेसी वज़राती काबीना क्या है? तो ये कांग्रेस का प्रधानमंडल था। हमने इसके पहले देखा कि धीरे धीरे हिंदुस्तानी अवाम में भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो बेदारी है, शऊर है, वो बढ़ रहा था। इसके अलावा कई सारे गांधी जी के आने के बाद तहरीक चलाई गई, आंदोलन शुरू किए गए, उसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और उसी का जो एक हम बोल सकते हैं कि एक नतीजा था वो था कांग्रेसी वज़राए काबीना की तख्लीक। भारत सरकार रेगुलेशन 1935 के मुताबिक रियासतों को खुद इख्तियारी दी गई। खुद इख्तियारी मतलब उन्हें भी अपने हक़ दिए गए। इसके पहले हमने देखा कि 1857 में जो गदर हुआ था उसके बाद अंग्रेज़ सरकार ने भारत में धीरे धीरे अपना कब्ज़ा जमा लिया था, अपनी हुकूमत कर ली थी। लेकिन उसके बाद की तहरीकों के नतीजे में रेगुलेशन 1935 के मुताबिक रियासतों को खुद इख्तियारी दी गई। इस कानून के मुताबिक होने वाले इंतखाबात में आवाम ने कांग्रेस को ज़्यादा वोट दिए। कांग्रेस भी वहाँ पर एक पार्टी के ज़रिए मतलब वोट दे सकते थे, कुछ इस तरह से कानून था। तो आवाम ने कांग्रेस को ज़्यादा वोट दिए। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस भी एक तंजीम थी जिसकी बुनियाद डाली गई थी कि इसीलिए डाली गई थी कि अंग्रेज़ सरकार को अपने मुतालबात पेश कर सके। हमने पहले ही पढ़ा था कि बीच में हमें कोई एक तंजीम की ज़रूरत थी, कम्युनिकेशन के लिए कोई एक माध्यम की ज़रूरत थी, इसीलिए हिंदी राष्ट्रीय महासभा की बुनियाद डाली गई थी। 11 में से 7 रियासतों में कांग्रेस वज़राए काबीना का अमल हुआ। रियासतों में कांग्रेस दीगर पार्टी के ताउन से सरकार बना सकी। सिर्फ पंजाब और बंगाल सूबे में कांग्रेस के अलावा पार्टियों ने सरकार बनाई। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार वहाँ पर ज़्यादातर रियासतों में 11 में से 7 रियासतों में तो बन ही गई थी। पंजाब में यूनिबेसेंट पार्टी और बंगाल में क्रूशिक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर सरकार बनाई। अब सरकार बनाने के बाद हिंदुस्तानी अवाम के हक़ में फ़ैसले हुए। कांग्रेस वज़राए काबीना ने भारत में ब्रिटिश हुकूमत की साम्राज्यत को सूरत बदलने का काम किया। ये जो कांग्रेसी वज़राए काबीना थी उनका मेन मकसद क्या था? ब्रिटिश हुकूमत का साम्राज्य, उसकी सूरत को बदलना था। जबकि उसको बहुत ही कम इख्तियार हासिल थे, इसके बावजूद उसने ईमानदारी के साथ काम किया। कांग्रेसी वज़राए काबीना जब सीट पर आई, हुकूमत कर सकते थे, तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा कम इख्तियार मिले थे। सिर्फ इतना था कि उन्हें वोट मिले, उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन इख्तियार उनके अंग्रेज़ सरकार के पास जितने थे उतने नहीं थे। लेकिन इन कम इख्तियारात में भी कांग्रेसी वज़राए काबीना ने ईमानदारी के साथ काम किया। उन्होंने मज़दूरों, किसानों, शहरियों की फलाह व बहबूदी के लिए काम किए। पुलिस के इख्तियारात कम कर दिए। खेतों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए ज़राअती कानून बनाए। मज़दूरों की मज़दूरी को बढ़ा दिया, क्योंकि ज़्यादातर अंग्रेज़ों ने किसानों का और मज़दूरों का इस्तेसाल किया था, इसीलिए उनकी हालत में सुधार लाने के लिए उनकी मज़दूरी को बढ़ा दिया गया। शराब पीने और शराब खाने चलाने पर पाबंदी आयद की गई। पसमानदा कौमों की फलाह बहबूदी के काम किए। प्राइमरी और आला तालीम, टेक्निकल तालीम और तरबियत में और सेहत आम्मा के लिए खुसूसी काम किए गए। खादी और देही दस्तकारी की सनत की हौसला अफजाई की गई। कौमी फसादात के ख़िलाफ़ अहम तरीन काम अंजाम दिए। आवाम ने महसूस किया कि उनकी अपनी हुकूमत चल रही है। आवाम को इन सारे मामलात में यूँ लगा कि अब उनकी हुकूमत चल रही है, यानी कि अंग्रेज़ सरकार की हुकूमत चली गई। लेकिन 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू होने पर भारत को बरतानिया ने इस जंग अज़ीम में ढकेल दिया। 1939 में जब दूसरी जंग हमने इसके पहले ही देखा कि जब पहली जंग आज़ादी हुई थी तब अंग्रेज़ सरकार ने भारत को ये एहसास दिलाया था, ये एक प्रॉमिस जैसा किया था कि हम इसके बाद चले जाएंगे, आप हमारी हेल्प करो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद भी जब 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू होने पर भारत को बरतानिया ने बिना बताए उसे जंग आज़ादी में ढकेल दिया। इसकी मुखालिफत करने के लिए
कांग्रेसी वज़ीर काबीना ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। मतलब उन्होंने ओवरऑल उसकी मुखालिफत करने के लिए सरकार जो उनकी बनी थी उसको उन्होंने इज्तिमाई तौर पर वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसके बाद शुरू होती है हिंद छोड़ो तहरीक, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कब हुई थी? एक मार्क्स में आपके लिए सवाल आता है कि हिंद छोड़ो तहरीक कब हुई थी। गुजराती में भी इसे हिंद छोड़ो आंदोलन कहेंगे। 1942 को हुई थी। मोस्ट आईएमपी है। हम ये मालूम कर चुके हैं कि ब्रिटिश सरकार ने ऑल इंडिया कांग्रेस के मरकज़ी मजलिस कानून साज के मेंबरान के साथ तबादला ख्याल के बगैर जंग में भारत को धकेल दिया। उनसे बिना पूछे डिस्कस किए भारत को जंग आज़ादी में ढकेल दिया। कांग्रेस ने इसकी मुखालिफत की। कांग्रेस ने ये सवाल रखा कि एक ग़ुलाम मुल्क दूसरे मुल्क की जंग आज़ादी में किस तरह हिस्सा ले सकता है। भारत तो एक ग़ुलाम मुल्क था क्योंकि उसके ऊपर कोई और दूसरे मुल्क के लोग हुकूमत कर रहे थे। कांग्रेस ने यही सामने एक सवाल रखा। कांग्रेस ने कहा कि पहले भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए, तब ही वो इस जंग में शामिल हो सकेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के मुतालबात को नामंजूर करके अपने फ़ैसले पर बेज़िद रही। उन्होंने कांग्रेस के इस फैसले को नामंजूर कर दिया और वह अपनी ज़िद पर अड़े रहे। उसके बाद अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने इनफरादी तौर पर सत्याग्रह की इब्तिदा की। सवाल आपका आता है कि इनफरादी तौर पर सत्याग्रह की शुरुआत करने वाले पहले कौन थे? वो थे गांधी जी। सरकार ने तकरीबन 25,000 से ज़्यादा सत्याग्रह करने वालों को गिरफ़्तार करके जेल के हवाले कर दिया। इनफरादी तौर पर सत्याग्रह करने वाले पहले रहनुमा विनोबा भावे थे। ये भी अंडरलाइन कीजिए। जापान के इंडोनेशिया के रास्ते पर बर्मा पर कब्ज़ा करने की वजह से जंग अज़ीम भारत की सरहद तक पहुंच गई। इन हालात में भारत के लोगों का जंग में ताउन हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टीफर्ड क्रिप्स की सरबराही में क्रिप्स मिशन भारत में रवाना किया। अब यहाँ पर अंग्रेज़ सरकार को भारत के लोगों की, भारत के सिपाहियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन एक भारत में रवाना किया। उसने ऐलान किया कि ब्रिटिश सरकार बहुत जल्द ही हिंदुस्तानियों को खुद इख्तियार हुकूमत देगी। उसने कांग्रेस का ये मुतालबा ठुकरा दिया कि हिंदुस्तान को फौरी तौर पर आज़ादी दी जाए। हमने ये पहले ये देखा कि कांग्रेस ने अंग्रेज़ सरकार के सामने ये सवाल रखा कि ग़ुलाम मुल्क दूसरे मुल्कों को आज़ादी दिलाने में कैसे मदद कर सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने अंग्रेज़ सरकार के सामने ये सवाल रखा, ये शर्त रखी कि पहले आप हमें आज़ादी दो, तब जाकर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जैसे ही हमें पता चला कि भारत के करीब आ चुकी थी जंग आज़ादी, अब अंग्रेज़ सरकार को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी भारत के सिपाहियों को, इसीलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को रवाना किया। और उन्होंने इस तरह से ऐलान किया ब्रिटिश सरकार ने कि भारत को बहुत ही जल्द आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन भारत को बहुत जल्द आज़ादी नहीं, भारत को फौरी तौर पर ही आज़ादी चाहिए थी। गांधी जी ने क्रिप्स की जो दरख्वास्त थी, क्रिप्स मिशन में जो चीज़ें लिखी हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, उसे गुज़िश्ता तारीख का चेक कहा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी मायने रखती है। गुज़िश्ता तारीख का चेक, अगर आप सपोज़ करो आपके पास बहुत ही बड़े अमाउंट का कोई चेक है, लेकिन वो डेट ऐसी है जो गुज़र चुकी है, अगर आप उसको बैंक में लेकर जाओ भी, वो जो अमाउंट है वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखेगा, बिकॉज़ वो एक पोस्ट डेटेड चेक है। सेम इसी तरह से जो क्रिप्स मिशन की जो एक दरख्वास्त थी, जो एक भारत के लिए जो एक शर्त थी कि आप हमारी मदद कीजिए, फिर अंग्रेज़ सरकार हिंदुस्तान छोड़कर चली जाएगी। गांधी जी ने इसे गुज़िश्ता तारीख का चेक कहा। कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी इसकी मुखालिफत की। क्रिप्स मिशन की सभी ने मुखालिफत की। जंग अज़ीम के दरमियान भारत में ज़बरदस्त कहत पड़ा और महंगाई भी बढ़ गई। अवाम में गैर इत्मीनानी बढ़ती गई, क्योंकि जंग अज़ीम के दौरान अवाम पहले ही गरीब थी और ज़बरदस्त कहत पड़ गए, महंगाई बढ़ गई। इन तमाम वजूहात की बिना पर गांधी जी को अपना एक अज़ीम इनकलाब शुरू करने की तरगीब मिली। सारी अवाम लगभग तो बेदार हो चुकी थी। उन्हें सबको पता चल चुका था कि अंग्रेज़ सरकार को किसी भी तरह से हमें भारत से रवाना करना है, और इसी सिचुएशन में गांधी जी को एक अज़ीम इनकलाब शुरू करने की तरगीब मिली। मुंबई में मुनक़्क़द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में हिंद छोड़ो करारदाद मंजूर की गई। 8 अगस्त को 1942
को गांधी जी की रहनुमाई में एक एहतजाज करना तय पाया। उसी रात कांग्रेस के अहदेरान से खिताब करते हुए महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सुबह से पहले हमें आज़ादी मिल जाए। मुकम्मल आज़ादी के सिवा कुछ भी कबूल करने वाला नहीं। गांधी जी ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आज़ादी सुबह हो, इससे पहले ही हमें आज़ादी मिल जाए। अगर आपको पता हो तो हमें आधी रात को ही आज़ादी मिली थी। भारत को रात के 12 बजे के बाद ही आज़ादी हासिल हुई थी। तो गांधी जी ने यही चीज़ों पर अमल किया। उन्होंने कहा कि मुकम्मल आज़ादी के सिवा कुछ भी कबूल करने वाला नहीं, ना ही तो आधे अधिकार, ना ही तो थोड़े सालों बाद हम चले जाएंगे। गांधी जी अंग्रेज़ सरकार के कोई भी मुतालबात को कबूल नहीं करने वाले थे जब तक कि वो पूरी तरह से भारत को आज़ाद करके यहाँ से चले नहीं जाते। करो या मरो, सिचुएशन किस तरह से थी? करो या मरो, अपनी शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे या भारत को आज़ादी हासिल करके रहेंगे, लेकिन शिकस्त हार कबूल नहीं करेंगे। या तो फतेह हासिल करेंगे या तो मौत। इस वजह से गांधी जी को गिरफ़्तार कर लिया गया। गांधी जी ने अपने ख़यालात लोगों तक पहुंचाना जो शुरू किए, इसी सिचुएशन में गांधी जी को गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन पूरे मुल्क में बज़ाते खुद हिम्मत और जोश के सबब एक अजीम इनकलाब शुरू हो चुका था। गांधी जी के ख़यालों से भारत में लगभग सभी लोग रंग चुके थे। अब लोगों में एक नया जोश के सबब एक अजीम इनकलाब की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी थी। गांधी जी ने हिंदुस्तान के अवाम से कहा कि अब आप ही आपके रहनुमा हैं। इस तरह यह इनकलाब बग़ैर रहनुमाई और बिला तंजीम खुद आवाम का अपनी तौर से चलने वाला एक अजीम इनकलाब था। जी हाँ, ये एक ऐसा इनकलाब था कि जिसमें ना कोई रहनुमा था, सब अपने आप के ही रहनुमा थे, क्योंकि अब सबका मकसद सिर्फ़ एक था कि हमें किसी भी तरह से भारत को आज़ादी हासिल करवानी है। ये मकसद पहले नहीं था, इसीलिए 1857 का गदर फेल हो गया था, नाकामयाब हो गया था। लेकिन अब सभी हिंदुस्तानियों का सिर्फ़ एक मकसद था कि हमें किसी भी तरह से आज़ादी हासिल करनी है। कारखाने, स्कूल, कॉलेजों में हड़तालें हुई। अंग्रेज़ सरकार ने लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई। नतीजतन अवाम ने भी पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस जैसे ब्रिटिश निशानात पर हमले किए। अब ये जो इनकलाब था वो अवाम के ज़रिए हो रहा था, इसीलिए अब अवाम जो है वो अंग्रेज़ सरकार के कोई भी एक्शन से डरने वाली तो नहीं थी। जिस तरह से अंग्रेज़ सरकार ने लोगों पर जुल्म ढाए, गोलियां बरसाई, अब उसी के अपोजिट अवाम ने भी पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस जो ब्रिटिश सरकार के निशानात थे उस पर हमले किए। टेलीफोन के तार उखाड़ दिए, रेल की पटरियां भी उखाड़ कर अलग कर दी गई, सरकारी मकानों में आग लगा दी गई। मद्रास और बंगाल में हालात बेकाबू थे। बिहार, मगरबी बंगाल, मुत्तहद रियासतें तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में इनकलाब फैलता गया। इतना ही नहीं बल्कि कई इलाकों में ब्रिटिश हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और मुकामी हुकूमत का क़याम अमल में आया। कुछ इस तरह से इनकलाब बढ़ चुका था कि कई इलाकों में तो ऑन द स्पॉट ब्रिटिश हुकूमत का जो था वहाँ पे ख़ात्मा कर दिया गया था और वहाँ पर जो आवाम के बड़े लोग थे उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। मतलब में ये इनकलाब ज़ोरों शोर से चलने लगा था। किसानों, मज़दूरों और तुलबा ने 1942 की हिंदू छोड़ो तहरीक में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। सरकार ने तहरीक को कुचलने के लिए अपनी पूरी क़ुव्वत लगा दी। प्रेस पर पाबंदी आयद कर दी। जी हाँ, प्रेस पर पाबंदी आयद करने का उनका यही मकसद था कि लोगों तक भारत को आज़ादी दिलाने के जो पॉजिटिव ख़यालात पहुँच रहे हैं उसे किसी भी तरह से रोकना। लेकिन अब कोई भी हालत में भारत की आवाम तो रुकने वाली नहीं थी। 10,000 से ज़्यादा लोगों को गोलियां बरसाकर हलाक कर दिया गया। कई लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। ईस्वी सन 1857 की बगावत के बाद ये सबसे बड़ी ज़ालिमाना कार्रवाई थी। इस तहरीक की एक बड़ी खूबी ज़ेर ज़मीन नशरियाती निज़ाम था। मुंबई में उषा मेहता इस तहरीक का ज़ेर ज़मीन रेडियो स्टेशन संभाल रही थी। इस तहरीक में अरुणा आसिफ अली और इंदिरा गांधी ने भी एक अहम हिस्सा लिया था। इस तहरीक ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तानी आवाम की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ भारत में तवील अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब भारत के अवाम की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि अंग्रेज़ सरकार उनके यहाँ पर ग़ुलाम बनाकर उनके ऊपर हुकूमत करे। अब वो पूरी तरह से भारत को आज़ादी दिलाना चाहती थी और उसी राह में चल पड़ी थी।
तो इस तरह से 1942 में हिंद छोड़ो तहरीक के बाद एक दो मुतालबात हुए और उसके बाद भारत को अंग्रेज़ सरकार से, अंग्रेज़ हुकूमत से आज़ादी मिली। आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसे नोट में नोट डाउन कीजिए। आपको याद रखना है कि हिंद छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में। नोट डाउन कीजिए सारे इम्पोर्टेंस पॉइंट्स। थैंक यू।